इंटरेस्टिंगली वी ऑल ट्राई टू बी वेरी वेरी एथिकल इन आवर डीलिंग्स। हमारी कोशिश होती है कि कॉल और फेल में तजाद ना हो। आप किसी से वादा कर लें, कमिटमेंट कर लें, तो हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि आप उस कमिटमेंट को पूरा करें। पाकिस्तान में ये करना बहुत मुश्किल होता है, यानी आम जगहों पे आपके लिए अनसर्टनटी के एलिमेंट्स थोड़े कम होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह की आजकल हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अनसर्टनटी बहुत ज़्यादा है और अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं तो आपके लिए उसको मनूवर करना, नेविगेट करना मुश्किल हो जाएगा। देन व्हाट हैपन्स टू योर प्रोफेशनल कमिटमेंट्स? अगर आप चाहते हुए भी अपनी कही भी बात, अपनी कमिटमेंट को पूरा ना कर पा रहे हों और दूसरे आपको लेबल कर लेंगे, यार हाउ अनप्रोफेशनल, आपने कहा था ये चीज़ होगी, मिसाल के तौर पर डिलीवरी टाइमलाइंस हैं, मिसाल के तौर पर यू शोइंग अप टू डू समथिंग है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन जब आप ये नहीं कर पा रहे होते एंड पीपल डीम यू अनप्रोफेशनल, तो आपका क्या रद्द अमल होता है? आपके लिए उस वक्त दूसरे को कन्विंस करना कि यार ये मेरी ख्वाहिश नहीं थी, आई एम अ वेरी अपराइट वैल्यू ड्रिवन पर्सन, मुश्किल हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ आज की कॉन्वर्जेसन में हम बात करना चाहेंगे द बिग एंड स्मॉल थिंग्स that you knowingly or unknowingly are doing that are undermining your own professional image. शायद आपको पता भी नहीं है कि छोटी छोटी चीज़ें आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे इम्पैक्ट करती हैं। एंड लेट मी बिगिन विद सेइंग कि आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को आप दो अलग अलग डब्बों में नहीं रख सकते। वाई दिस कॉन्वर्जेसन केम अबाउट? बिकॉज रिसेंटली आई वॉज वॉचिंग अ पाकिस्तानी ड्रामा जिसमें एक बड़ा अच्छा सिनेरियो दिखाया जाता है कि दिस पर्सन हैज़ वेरी इन अ नॉट इन अ नाइस वे ends his first marriage, gets married to somebody else। तो उसकी जो प्रोफेशनल डीलिंग्स होती है ना, वहाँ पे उसको ये फीडबैक मिलती है कि देखिए हमारे बड़ों ने एक उसूल सिखाया है कि जिस इंसान ने अपनी पर्सनल लाइफ को अच्छे से डील नहीं किया और वहाँ पे वो वैल्यू ड्रिवन नहीं है, उसूल पसंद नहीं है और किसी के साथ 8-10 साल का आपका एक बड़ा करीबी ताल्लुक़ है, इज़्दिवाजी ताल्लुक़ है और आपने उसको बड़े बुरे अंदाज में ख़त्म किया है, देन दैट मीन्स you're not a very high principled person और ऐसे शख्स के साथ हम बिज़नेस नहीं करना चाहेंगे। क्या हम रियल लाइफ में भी ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं? क्या अगर आपको पता चले कि फ़लाना शख्स किसी हेरा फेरी में मुलव्वस है या उसकी पर्सनल लाइफ में कोई शॉडी मार्क है, मिसाल के तौर पे ही इज़ प्रॉब्ली हैड एन अफेयर, ही इज़ डेल्ट विद पीपल बैडली, कहीं पे उसने कोई गबन का इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा है, तो क्या हम ऐसे शख्स के साथ मज़ीद प्रोफेशनल डीलिंग्स करना चाहेंगे? सो लेट्स ट्राई टू अनपैक ऑल ऑफ दिस। आज हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त पैनल है। हमारे साथ मौजूद हैं शार्लीन अंसारी, हुज़ फॉर द लास्ट 17 years वर्कड इन द बैंकिंग इंडस्ट्री एंड इज़ अ ग्लोबल डिवर्सिटी एंड एक्विटी एंड इंक्लूजन सर्टिफाइड प्रोफेशनल। बहुत शुक्रिया शार्लीन आपकी मौजूदगी का। इसके अलावा समद अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, कोचेस पीपल ऑन अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, चाहे वो पर्सनल डेवलपमेंट के हों या ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के, हैज़ अ वैरायटी ऑफ की एरियाज दैट ही फोकसेस on, which includes strategy, which includes leadership. Thank you so much, Samad, for being here. Thank you, sir. Last but definitely not the least, we also have Urusa Miraj, who's also an HR expert, something that every organization requires, क्योंकि लोग हाई वैल्यूड लोग ही अच्छी टीम्स और अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, तो उनको कैसे ढूंढा जाए, उनको कैसे परखा जाए, बिकॉज ऑन द CV एवरीबडी लुक्स वैल्यू ड्रिवन। आप उनके साथ काम करते हैं तो फिर अंदाज़ा होता है कि उनकी अपनी पर्सनल वैल्यूज़ क्या हैं। सो थैंक यू सो मच उरूसा फॉर बीइंग हियर। समझ, अगर आपसे शुरुआत करूं, द क्वेश्चन, इफ़ यू फाइंड आउट समबडी हैज़ बिन नॉट वेरी एथिकल, नॉट वेरी वैल्यू ड्रिवन इन देयर पर्सनल डीलिंग्स, क्या ऐसे शख्स से प्रोफेशनल एक्सेलेंस, प्रोफेशनलिज्म एक्सपेक्ट किया जा सकता है? ऑब्वियसली सिद्रा नॉट, बिकॉज मैं समझता हूँ जिस इंसान की वैल्यूज़ में बैलेंस नहीं होगा, ऑटोमेटिकली वो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर फेक कर रहा होगा चीज़ों को। जब आप पर्सनल लाइफ में ऑटोमेटिकली वो चीज़ें नहीं कर पा रहे जो कि एटीट्यूड वाइज, बिहेवियर वाइज, वैल्यूज़ वाइज सही है, और आप प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ में जब आप बहुत ज़्यादा आप आके फेक कर रहे होते हैं तो अल्टीमेटली वो नेचुरलिटी नहीं आ रही होती, वो सब्सटेंस नहीं दिखाई दे रहा होता, लोग आपके साथ उस तरह कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते। You're not authentic. एग्जैक्टली, जस्ट लाइक बहुत से लोग बात कर रहे हैं, बहुत से लोग कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, बट वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते बिकॉज वो उस बात को, उस चीज़ को फील नहीं करते, उस बात की वैल्यू को वो खुद नहीं समझ रहे होते। सो आई पर्सनली बिलीव कि वो चीज़ें जो आपकी पर्सनल लाइफ में हैं और प्रोफेशनल लाइफ में एक तरह से बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दैट इज़ वेयर वी आर इन डेंजरस टेरिटरी। कुछ लोग बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं शार्लीन, लाइक इफ़ वी लुक एट नार्सिसिस्ट, उनके बारे में कहा जाता है उनके पास रियल एम्पैथी नहीं होती, बट दे आर मास्टर्स एट रीडिंग पीपल। तो वो आपके साथ आपकी दिलजोई करना, सिंपैथी करना और एक शो क्रिएट करना वे यू फील दैट दिस पर्सन हैज़ द बेस्ट इंटरेस्ट एट हार्ट, वो बहुत अच्छा जानते हैं। उस वक्त आप क्या कहेंगी कि यानी this is dangerous, यानी you assume that this person is authentic, but they're not. Absolutely, and that's a very dangerous zone, because उसमें क्या होता है कि
कि such kind of people they actually try to gain and understand your weaknesses. वो actually sympathy नहीं कर रहे होते, वो पूरा जैसे आपने बहुत अच्छे से कहा fake कर रहे होते हैं, वो आपकी पूरी weaknesses का एक data आपसे retrieve करा लेते हैं and then they work absolutely फिर उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है to basically exploit the person, which is I think a very wrong approach. कि चलो किसी को किसी से problem है भी, conflicts होते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि you talk it out, you know, like an open communication instead of the fact कि आप उसकी personality के अंदर जाके उसके weaknesses को highlight करें, retrieve करें और फिर उसको आप exploit करें. अच्छा, I think that's a wrong way. डोरी जब चीज़ें smooth हैं, जब आपका कोई conflict नहीं है, क्या कहेंगी इस बारे में उरूसा कि कई लोग समझते हैं कि आप कितने प्रोफेशनल हैं, कितने वैल्यू ड्रिवन हैं, ये मोमेंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में ही पता चलता है. बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तभी इंडिविजुअल का ट्रू सेल्फ सामने आता है. एंड इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि ऐसे इंडिविजुअल्स जो जिनकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी हुई है, जो ट्रू टू देयर प्रोफेशन है, जो ट्रू टू देमसेल्व्स हैं, आई वुड से, तो ऐसे लोग दे कम आउट वेरी क्लीन इन अ सिचुएशन लाइक कॉन्फ्लिक्ट. लेकिन अगर कोई ऐसे लोग होते हैं जो कि अंदर से जहाँ बुग्ज रखते हैं या अंदर से कोई गैप्स होते हैं उनके, तो इस तरह की सिचुएशन में द ट्रू सेल्फ कम्स आउट एंड यू गेट टू सी. बट अक्सर लोग ये भी होता है कि प्रिटेंड बहुत कर जाते हैं जिसकी वजह से उनका ट्रू सेल्फ नज़र नहीं आता. अच्छा, पुराने ज़माने में अक्सर कहा जाता था कि किसी शख्स को अगर समझना है तो पैसों की लेन देन करके देख लो, पता चल जाएगा कि उसके साथ ट्रैवल कर लो, या उसके साथ ट्रैवल कर लो. ट्रैवल करने से इंसान आपके ख्याल में अनरावल कैसे होता है? देखिए, ट्रैवल करने से इस तरह अनरावल होता है कि आप दिन रात सुबह शाम इन डिफरेंट सिचुएशंस उस इंसान के साथ उसको देख रहे होते हैं, उसके साथ डिफरेंट मोमेंट सिचुएशंस में आप उसके साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं. तो कहीं ना कहीं अगर वो प्रिटेंड भी कर रहा है तो यू कैन नॉट प्रिटेंड 24/7. यू कैन नॉट प्रिटेंड इन एवरी सिचुएशन. कहीं ना कहीं आपकी असलियत, आपकी झलक सामने आ ही जाएगी. एंड स्पेशली जो असल हकीकत सामने आती है इंसान की, वो टफ टाइम्स में आती है, जब ज़रा सी से. और ट्रैवलिंग इज़, जैसे उर्दू में हम कहते हैं, सफ़र कहीं ना कहीं सफ़र है, कहीं ना कहीं पेन है. इवन द लग्जूरियस ट्रैवल भी कहीं ना कहीं आपको डिस्कम्फर्ट में रखता है. अच्छा, मेरी अंडरस्टैंडिंग इसमें ये, जैसे आपने कहा ना कि वो 24/7 बाउंड्रीज अपनी ही रहेंगी, कोई ना कोई बात आप अनफिल्टर्ड कहेंगे विच विल टेल अ लॉट अबाउट यू. सिंपल डीलिंग से आपको पता चल जाएगा, यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज झूठ नहीं बोलती है. सो फॉर एग्जांपल आप खाने की मेज़ पे बैठे हैं एंड अभी तक तो आप बड़ा अच्छा एक टीम स्पिरिट के साथ चल रहे हैं, बट अगर उस लम्हे आपको भूख लगी हुई है एंड यू डू नॉट केयर अबाउट अदर पीपल एंड यू आर बीइंग सेल्फिश इन द वे यू टेकिंग आउट खाना, उसी से पता चल जाएगा ना, समझ के ये कितना प्रिंसिपल्ड इंसान है. ऐसे कम्युनिकेशन के अंदर इनफैक्ट किसी इंसान को जज करना होता है. इनफैक्ट वो बड़ा अच्छा फ्रेज भी कि जब एक इंसान कोई रूम में दाखिल होता है ना, तो लोग उसके बारे में पहली राय कायम कर लेते हैं जस्ट बाय लुकिंग एट देयर बॉडी लैंग्वेज. एंड मैं इनकी बात को थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करूँ कि ऐसा ही कि आप 24/7 प्रिटेंड नहीं करते. वो ट्रेनिंग्स में क्या होता है, यूजुअली किसी ऑडियंस में मैं जाता हूँ तो मैं कोई चेक करने के लिए कि बहुत ज़्यादा महज़ब लोग हैं, तो एक सोफिस्टिकेटेड से आप कोई जोक क्रैक करते हैं, उससे अगर लोग उस पर बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं, मतलब उस जोक को बाय कर रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि यहाँ की ऑडियंस जो है थोड़ा सा इस साइड ज़्यादा है. प्रिटेंड तो कर रही है कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, लेकिन कहीं ना कहीं उस जोक पर अगर बहुत ज़्यादा वेल मैनर्ड तरह से रिप्लाई आ रहा है. चीज़ें इसी बात को अगर मैं पिक करूँ, समझ हाउ इन अ प्रोफेशनल सेटिंग आपका सेंस ऑफ ह्यूमर किस टाइप का, ये कितना इम्पोर्टेंट है, यानी व्हाट काइंड ऑफ जोक्स आर ओके टू हैव बिटवीन फ्रेंड्स एंड ख़ास तौर पे बिटवीन कॉलीग्स एंड विच आर नो गो एरियाज. कई लोगों को ये हद नहीं पता. आई थिंक इट टोटली डिपेंड्स आप किस गैदरिंग में. अगर मैं अपना सेट ऑफ ह्यूमर की बात करूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके जो वर्ड्स हैं ना वो बहुत इम्पैक्ट रखते हैं. तो आप जिस तरह हमारे यहाँ आप जो कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं, जो स्लैंग, मतलब अगर इंडियन कमेंटेटर्स को आप उठा के देखें या जो स्टैंड अप कॉमेडीज कर रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं लेवल से ना, पर्सनल बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाता है. एग्जैक्टली, मतलब जितनी भी मैं फिर फीमेल कॉमेडियंस को इंटरनेशनली में देख रहा हूँ तो वो फैमिली पे बहुत ज़्यादा जोक्स बना रहे होते हैं. तो प्रोफेशनल वर्ल्ड पे जोक क्रिएट करना थोड़ा वर्क पे, बॉस पे काइंड ऑफ समझ आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाना, फैमिली पे हो जाना, ये वो चीज़ें जहाँ लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते. फॉर एग्जांपल किसी की वालदा, किसी के भाई, किसी के चाचा या किसी की पर्सनल रिलीजन बैकग्राउंड पे किसी चीज़ पर मजाक बनाया जा रहा होता है, तो ये वो चीज़ें जहाँ पे लोग डिस्कम्फर्ट जोन में चले जाते हैं. हाँ, आप किसी आदत के ऊपर, आप किसी कैरेक्टर के ऊपर या तुम ज़्यादा खाते हो
इस तरह के कपड़े पहनते हैं। मुझे ये भी लगता है समझ के वक्त बड़ा तेज़ी से तब्दील हुआ है। आई विल नॉट नेम द पर्सन, हालांकि मैंने एक मौके पे उनका नाम भी लिया हुआ था। देयर वाज अ पब्लिक ऑफिस बेयरर जिनको बुलाया गया डाइस पे और वो अपनी तरफ से आई थिंक ही वाज ट्राइंग टू बी ह्यूमरस, और उन्होंने वो पुराना जोक, जी अ टॉपिक हैज़ टू बी जस्ट यू नो अ टॉक इज़ एग्जैक्टली सपोज टू बी लाइक अ वुमन स्कर्ट, लॉन्ग इनफ टू कीप द इंटरेस्ट एंड शॉर्ट इनफ टू एक्साइट यू। And I just looked at him and I called him out. I mean, that's a sexist joke. और आप इस तरह की चीज़ें नहीं कह सकते। तो I think professional settings में आपको ज़्यादा मोहतात होना पड़ता है कि आपकी ज़बान से sexist बातें ना निकलें, classist बातें ना निकलें, discriminatory बातें ना निकलें, और इसके लिए आपको थोड़ा सा मोहतात होना पड़ेगा। हम बात कर रहे थे सेंस ऑफ ह्यूमर की, what goes, what doesn't go। मुझे ये भी बात करनी है बिकॉज शार्लीन इज़ आई एम गोना मेक यूज़ ऑफ दिस कि अगर आप डिवर्सिटी की बात करें, आई थिंक प्रोफेशनलिज्म की जो किताब मर्दों को पढ़ाई जाती है शायद वो ख़वातीन को पाकिस्तान में नहीं पढ़ाई जा सकती। मिसाल के तौर पे अगर आप मर्द कॉन्टैक्ट स्टाफ को या सर्विस प्रोवाइडर्स को ये कहते हैं कि आपने पोलाइट होना है, आपने अच्छे अंदाज में बात करनी है, ख़वातीन के लिए दोहरी मुश्किल है। अगर वो अच्छे अंदाज में अपना काम कर रही हों, खुश अखलाक हों, मुस्कुरा रही हों, तो उसको मिसरीड कर लिया जाता है। They are said to be, you know, उनके कैरेक्टर पे बात आ जाती है। How should a woman professional navigate this, Charlene? I think it's very difficult for a woman to navigate professionally because आपकी वाली बात कि अगर वो ज़्यादा मुस्कुरा के अच्छे से बात कर लेती है तो उसको किसी और कैटेगरी में लिया जाता है। अगर वो बहुत स्ट्रिक्ट और फर्म होती है या थोड़ी सी रूड हो जाती है तो कहते हैं ये तो बहुत रूड है, बहुत स्टबर्न है, इसका तो दिमाग ही ख़राब है। सो यू नो उस a woman has to basically balance both, तो उसको अच्छे से बात भी करनी है, at the same time उसको firm भी होना है, उसको अपनी बाउंड्रीज हाँ भी बाउंड्री भी। और बाउंड्री का वर्ड आपने बहुत अच्छा यूज़ किया कि बाउंड्री हमें बनानी पड़ती है। सो इवन इफ यू नो a woman is working, चाहे वो जिस भी लेवल पे हो, मैं ये भी कहना चाहूँगी आपके शो के ज़रिए कि ज़रूरी नहीं कि वो हायर लेवल पे हो। अगर वो यू नो सीनियर लेवल पे नहीं है, एंट्री लेवल पे है, मैनेजर लेवल पे है, तो भी उसको अपना बेस, अपना ग्राउंड सेट करना पड़ता है। जी ठीक है, ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल है और ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, इसमें भी मैं देखती हूँ कि ताली यानी हद से तजावुज़ दोनों तरफ से किया जाता है। आई हैव सीन यंग गर्ल्स, यंग प्रोफेशनल्स, चलें मर्द और औरत की भी तफरीक नहीं करते, जो ख़ास एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो जाते हैं अपनी प्रोफेशन की आड़ लेते हुए। लाइक उरूसा, आई स्टार्टेड आउट एट एन एजेंसी और मुझे नज़र आ रहा था कि यंग पीपल आर लिविंग अ सर्टन लाइफस्टाइल इन देयर माइंड। उनको लगता था लेट सिटिंग्स, गोइंग आउट, नेटवर्किंग, इट्स पार्ट ऑफ देयर प्रोफेशन। और उन्होंने अपने पेरेंट्स की दी हुई फ्रीडम को वहाँ पे मिसयूज़ भी किया बिकॉज दे थॉट, या एटलीस्ट उन्होंने पोर्ट्रे ये किया कि यह प्रोफेशनल होने का मतलब है आई विल हैव टू शो अप एवरीवेयर, आई विल हैव टू ड्रेस अ सर्टन वे। और दूसरी तरफ अगर आपके मैनेजमेंट या आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपका फ़ायदा लेना चाहे वो भी कर सकती है, यानी 5 बजे के बाद आपको फोर्स किया जा सकता है टू सिट लेट, टू ड्रेस अ सर्टन वे, टू एंटरटेन अ सर्टन कॉल, और ये कह के कि ये आपकी जॉब की डिमांड है। इन दोनों चीज़ों में बैलेंस कैसे क्रिएट करें? आई थिंक आई वुड टेक द लीड फ्रॉम व्हाट शर्लीन सेड कि बाउंड्रीज ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक यंग एंट्रेंट्स हो या किसी भी स्टेज पे हो, बाउंड्रीज ड्रॉ करना इंडिविजुअल के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि उनके मैनेजर्स या सीनियर्स को। सो आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन में जैसे ये DNEI या लकीली वी आर इन दैट लिविंग इन दैट एरा कि जहाँ DNEI पे बड़ा फोकस है और ऑर्गेनाइजेशंस, मेनी ऑर्गेनाइजेशंस नाउ आर have a dedicated focus on DNEI. Okay. तो उसके हवाले से भी you know ये awareness, advocacy. But let's come back to the basics ना। जी, सारी ज़िंदगी क्लास 1 से लेके आपकी कॉलेज लाइफ तक आपको सुबह जल्दी उठा के क्लास पे टाइम पे भेजा जाता है, लेकिन दफ्तर पे आप प्रोफेशनली पंक्चुअली नहीं आ पाते। वाई आर वी लैकिंग दैट प्रोफेशनलिज्म? मैंने देखा है समझ, अगर ज़्यादा दूर नहीं जाते, इंडिया की बात करें, बड़े से बड़ा सब्यासाची टाइप डिज़ाइनर भी उनकी बुटीक सुबह 9 बजे खुल जाती है। यहाँ एंटरप्रेन्योर से लेके प्रोफेशनल तक के लिए सुबह टाइम पे काम पे पहुँचना, आँख टाइम पे खोलना मुश्किल क्यों है? Why we so unprofessional? With the passage of time हमारे रूटीन्स चेंज होते जाते हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज होती जाती हैं। स्कूल लाइफ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट मज़ेदार बात है कि हमारी जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट है बहुत कंटिन्यूस होती है। मैं जो प्रोफेशनल वर्ल्ड में आके देखता हूँ ना कि बस वो जो ग्रेजुएट कर लिया उसके बाद कभी कोई किताब नहीं उठाई, ह्यूमन बिहेवियर को ना कंटिन्यूसली रिमाइंडर्स की ज़रूरत होती है। एज अ कोच मैं वन ऑफ द रीजंस आई केम इनटू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग रीज़न के साथ आया था कि मुझे रोज़ पढ़ना पड़ता है। मैं अगर किताबें ना ख़रीदूँ, मैं अगर अपने आप को ना अपग्रेड करूँ तो मुझे लगता है मेरा प्रोफेशन ख़त्म हो जाएगा। मुझे किसी प्रोफेशनल जॉब या मुझे किसी पार्ट टाइम जॉब को ढूंढना पड़ेगा। सो ये बहुत बड़ा सेटबैक है प्रोफेशंस के अंदर। दिस इज़ वन ऑफ द रीजन दैट मेक्स देम लेट। दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि उनके एटीट्यूड के मसाइल हैं।
दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि वो बहुत बड़ी पोजीशंस पर पहुंचने के बाद भी, आई लव कैन रॉबिन्सन्स लाइंस, डू नॉट कंफ्यूज मूवमेंट विद द प्रोग्रेस। हमारे प्रोफेशनल वर्ल्ड में ना मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। वो पहले सीनियर मैनेजर थे, आज डिप्यूटी हेड बन गए, आज उससे ऊपर चले गए। मतलब मैंने कुछ CEOs के साथ काम किया, मैं भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ट्रेनिंग करा रहा था, बड़ी ज़बरदस्त असाइनमेंट हो, मतलब ग्लोबल कंपनीज में जाती है। उन्होंने मुझे एक मैसेज दिलवाया, उन्होंने कहा आप ऐसी ट्रेनिंग डिज़ाइन करें जिससे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो यार, हमें लोगों को फ़ायदा नहीं देना। एंड आई वाज लाइक वाओ। और वो रैंक करती है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में, सेल्फिश ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड जाता है। मुझे रियलाइज़ हुआ कि इनकी जो लीडरशिप भी है ना, वो भी शायद 50-60 लाख रुपए सैलरीज लेने के बाद भी वो लर्निंग डेवलपमेंट माइंडसेट नहीं रखती। इनके यहाँ इससे मैटर नहीं करता कि कोई सीख रहा है नहीं सीख रहा है, कोई टाइम पे आ रहा है नहीं आ रहा, वो एक सेटिया कल्चर है कि बस काम होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि सबसे पहली चीज़ देखें, हम जब प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं, वी ट्राई टू इक्वेट इट विद द फैक्ट कि आप अपने कमिटमेंट्स को ऑनर करते हैं। सबसे पहली चीज़, जो आपने कोई रोल या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, उसमें पहली कमिटमेंट ये है कि आई विल शो अप, आई विल बी देयर, एंड इफ़ यू कंसिस्टेंटली नॉट शोइंग अप ऑन टाइम, दैट मीन्स दैट यू आर नॉट ऑनरिंग अ कमिटमेंट। तो फिर बाकी बातें तो बहुत बाद में आ जाती हैं। अच्छा, इसी तरह आजकल बिकॉज ऑफ ChatGPT एंड अदर टूल्स, AI टूल्स अवेलेबल, शार्लीन, इट्स वेरी ईजी टू गेट इंस्पायर्ड, प्लेजराइज, और इसको हमने बड़ा एक अच्छा सा कन्वीनियंट नाम भी दे दिया है कि यार दिस इज़ मी डूइंग वर्क मोर एफिशिएंटली, मैं स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ रादर देन वर्किंग हार्ड। डू यू थिंक दैट्स अनप्रोफेशनल? I think this is a very tricky question, honestly, and I think it's good that you brought it up, because ChatGPT is basically, AI is basically to support you, right? Yes. अब आप support ले सकते हैं maybe, but ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका सारा ध्यान उधर ही हो, या वही आपका काम वही आपका काम, मतलब हर वक्त ना करें, क्योंकि वो कहते हैं ना जहन को जंग लग जाता है। सो आपको जहन भी इस्तेमाल करना है। और इनकी वाली बात बहुत अच्छी थी, उसको आगे बढ़ाते हुए, लर्निंग एंड डेवलपमेंट सिर्फ इसलिए नहीं होती कि हम जो अभी रोल कर रहे हैं ना बस इसी में कर लें। वी हैव टू कंटिन्यूसली लर्न, और हम तब करेंगे जब हम और पढ़ेंगे और जानेंगे, उस टॉपिक के बारे में रिसर्च करेंगे और फिर लिख रहे हो। थोड़ी बहुत सपोर्ट लेना इज़ सेपरेट, बट पूरा उधर फोकस करना कि यही टूल है मेरा, इसी के ज़रिए काम होना है, दैट आई थिंक इज़ रॉन्ग एटीट्यूड। टेल मी समथिंग, आजकल के ज़माने में मैं जितना मिलेनियल से, जेन ज़ी से, इवन पीपल हु आर इन देयर मिड करियर लेवल रूसा बात करती हूँ, वो अपनी किसी भी कोताही को या उनके अनप्रोफेशनलिज्म को इस बात से भी ढांपते हैं, नंबर 1 स्ट्रेसेस, नंबर 2 द फैक्ट दैट आई हैव नॉट बिन प्रोवाइडेड द बेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, कि जी अगर तो मेरी तनख्वाह ज़्यादा होती, अगर तो बाकी लोगों का सिस्टम परफेक्ट होता, अगर फ़लाना डिपार्टमेंट मुझे सपोर्ट कर रहा होता, तब तो मैं जी एक ग्लोबल लेवल की ज़बरदस्त ह्यूमन रिसोर्स हूँ, मैं तो गलत जगह फंस गया हूँ। ये बहुत सारे लोगों का नारा है। एंड डू यू थिंक दे आर अनप्रोफेशनल और दे आर स्टक इन ऑर्गेनाइजेशंस? मुझे तो लगता है इट्स अ मैच मेड इन हेवन। आप जहाँ हैं आप वहीं बिलोंग करते थे। आई थिंक देखिए, 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। ऑर्गेनाइजेशन का भी कसूर हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से आई ऑलवेज फील इट्स द इंडिविजुअल। यस, इंडिविजुअल इज ब्लॉक्ड इन, इफ यू आर बॉक्स्ड इन योर मेंटालिटी, इफ यू आर थिंकिंग इन अ बॉक्स्ड इन अप्रोच, यू विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। तो बहुत ज़रूरी है कि इंडिविजुअल माइंडसेट्स जो हैं वो क्लियर हो। एक मेरा ये मानना है कि कोई भी रोल बड़ा या छोटा नहीं होता, द रोल होल्डर, इट्स अप टू द रोल होल्डर कि वो उस रोल को बड़ा बनाता है या छोटा बनाता है, चाहे कोई भी काम। आप एक हाउसवाइफ भी अपने रोल को बहुत मैग्नेनिमस बना सकती है। आई मीन कोई भी रोल बड़ा या छोटा नहीं होता, रोल होल्डर के ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कहाँ तक लेके जा सकते हैं। बट ओके, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट। आई वांट टू प्रोब दैट अ लिटिल बिट मोर। समद, आई विल ब्रिंग दिस वन टू यू। जो रोल होल्डर है वो उसको अपना रोल बहुत अहम लगे, but at the same time what if they become too attached and they become too controlling with their role? आधे लोग अनप्रोफेशनल इसलिए भी होते हैं बिकॉज वो एक रस्सा कशी में, एक छीना झपटी में पड़ जाते हैं। यानी आप देखें कि पीपल विल क्रॉस बाउंड्रीज, दे विल डू टैकी थिंग्स ओनली बिकॉज दे वांट टू असर्ट कंट्रोल कि आई एम इन चार्ज। देन व्हाट्स गोइंग ऑन? आई थिंक ये जो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एटीट्यूड की जंग है जो पोजीशन होल्डर्स में और जो लीडरशिप में हो रही होती है, I love this phrase that if you don't control your mind will control you. Yes. A lot of times I met leadership and people in professional world जो कि इस तरह से चीज़ों को मोल्ड कर रहे होते हैं, and I realize वो बेचारे अपने कंट्रोल में नहीं हैं। Even वो अपनी मूवी में फंसे हुए हैं। वो अपनी मूवी में खुद फंसे, वो अपनी एनर्जी को ना मैनेज नहीं कर पा रहे होते। इनफैक्ट मैं बड़ी अच्छी रिसर्च पढ़ रहा था कि why we react negatively, हम गुस्सा क्यों करते हैं, हम क्यों चिल्ला रहे होते हैं।
उसने बड़ी मज़ेदार बात की कि ह्यूमन माइंडसेट एंड ह्यूमन कैपेसिटी ऑफ लिमिटेड एनर्जी, जब वो एनर्जी कंज्यूम हो जाती है ना तो हमारा माइंड डिफ़ॉल्ट मोड में चला जाता है। अ लॉट ऑफ पीपल आई मेट दे आर इन डिफ़ॉल्ट मोड, वो अपने कंट्रोल में नहीं है। मैं उनसे पूछता हूँ क्यों नहीं कर रहे? busy but they're not building anything. इनफैक्ट प्लेटो ने इस कॉन्सेप्ट को कहा अकर्जिया, यानी एक्टिंग अगेंस्ट अवर जजमेंट। मेरी जजमेंट ये कह रही कि मैं सिद्रा से पॉजिटिवली बात करूँ, उससे कुछ अच्छा एडवाइस करूँ, लेकिन मैं जानबूझकर नेगेटिव एडवाइस कर रहा हूँ। ये मेरी ह्यूमैनिटी या मेरे माइंडसेट के अगेंस्ट है। हर इंडिविजुअल को, मुझे जो सबसे ज़बरदस्त काम लगता है लीडरशिप और पोजीशन होल्डर्स को होना चाहिए, इज़ टू एलिवेट अदर्स। ये हर बुनियादी तौर का काम है, क्योंकि आप किसी गिरती हुई चीज़ को देखेंगे तो आप उसे उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम क्यों नहीं उठा पा रहे होते? वन ऑफ द रीजंस कि हम अपने कंट्रोल में, हमारा माइंड डिफ़ॉल्ट मोड में, हमें पता ही नहीं कि हम किस मोड में हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक कि जो आपने बात की ना कि योर evolution should be or your greatest service should be that you're elevating others. शार्लीन, इसमें एक बहुत बड़ी जो रुकावट है वो हमारी अपनी इनसिक्योरिटी है। Absolutely. मुझे लगता है हम बहुत सारे अनप्रोफेशनल बिहेवियर्स में इसलिए इंडल्ज करते हैं क्योंकि हमें दूसरों की वैलिडेशन चाहिए होती है। आप देखें जितने लोग गॉसिप कर रहे हैं उनको भी लग रहा है कि वो किसी और को नीचा दिखा रहे हैं, किसी और के फ्लॉज पॉइंट आउट कर रहे हैं, एंड दैट इज सॉर्ट ऑफ मेकिंग देम फील गुड। ये आपने बहुत ज़बरदस्त चीज़, मैं बल्कि सोच ही रही थी जब ये बात कर रहे थे कि अब ये लीड कर रहा है टुवर्ड्स इनसिक्योरिटीज़। होता क्या है कि अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो है ना अंदर ही अंदर बहुत इनसिक्योर होते हैं। सेल्फ कंटेंटमेंट एक ऐसी चीज़ है मेरे ख्याल में बहुत मिस आउट कर रही है हम सब के अंदर, और उसी की वजह से हम दूसरों के अंदर और ज़्यादा उनकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स और फिर उनकी वीकनेसेस, फिर उन पर किरदार कशी कर लो, उनके बारे में बातें कर लो। मैं ये समझती हूँ कि ये हम टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। अगर यही टाइम अगर हम काम में लगा लें तो कितना प्रोडक्टिव हो जाए, लेकिन हम में दिल नहीं भी लग रहा, हाँ, अपने आप में लगा लें। वही जैसे समत ने कहा कि कोई अच्छी किताब पढ़ लें, कोई नई थॉट कर लें, या डिस्कस इट आउट विद अ वर्क मेंटोर कि भाई आई एम गेटिंग दीज फीलिंग्स वेयर आई एम फीलिंग डिसकंटेंटमेंट, और इसकी वजह से आई एम गेटिंग प्रोपेल्ड इनटू नेगेटिव एक्टिविटीज़। जिस तरह हम काम में भी, अपने स्कूल्स में भी कहते हैं ना, सोहबत अच्छी रखो। हर इदारे में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आप अगर उनके चुंगल में फंस गए तो ना आपकी ग्रोथ होगी, बल्कि हो सकता है आप अपने आप को लूज़ कर जाएं। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू पिक एंड चूज़ द पीपल यू हैंग आउट। अच्छा, इन द ब्रेक वी हैड सम फैंटास्टिक कॉन्वर्जेशन। एक कॉलर काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, उनकी मैं बात सुनती हूँ। लेकिन हम बात ये भी कर रहे थे कि कई दफ़ा आपकी कॉम्पिटेंस की वजह से आप मिसकमिटमेंट नहीं करते, कभी आप ओवर कमिटमेंट कर लेते हैं, इसकी वजह से भी आप मिसकमिटमेंट करते हैं। और ये अक्सर आपने देखा होगा कि आपके घर के जो हेल्प है, आपके प्लम्बर्स हैं, आपके इलेक्ट्रिशियंस हैं, हम जो उनको अक्सर कहते थे यार ये प्रोफेशनल नहीं है, बाहर की दुनिया में कोई काम लेता है तो काम डिलीवर करके देता है, ये बेचारा सर्वाइवल मोड में फंसा हुआ है। उसकी कोशिश होती है वो 5-6 काम शुरू कर दे और सबको फंसा दे, क्योंकि सबसे थोड़ा थोड़ा एडवांस लेकर अब कोई कहीं और नहीं जाएगा, एंड दैट्स हाउ ही इज़ इंश्योरिंग वर्क। एंड अ लॉट ऑफ फ्रीलांसर्स, अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर गिल्टी ऑफ द सेम। तो ये प्रोफेशनली आप पे बुरा रिफ्लेक्ट कर रहा है। आप थोड़ा काम करें लेकिन सुतरा काम करें। एक कॉलर से बात करते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सिद्रा, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? कराची से सारे मेहमानों को वालेकुम अस्सलाम। देखिए सिद्रा, आज से जो नई जनरेशन है ना, हमारी एक बीच में जनरेशन आई थी, वो कहते हैं ना आमियाना लफ्ज में टो लेना। अब ये नई जो जनरेशन है ये टो लेने जाती, ये अपने कमिटमेंट करती है, और उस पर ऑर्गेनाइज करती है और उसको आगे बढ़ती है। लेकिन जो हमारे अभी भी कुछ ऐसे अनासर जहनों में और फीडबैक देते रहते हैं, उसको देखो, इसको देखो। अब नई जो जनरेशन है वो कहती है हम अपने आप को देखें, और जब तक अपने आप को जब देखेंगे तो कामयाबी उनके कदम चूमेगी। जब आप इधर उधर जैसे कह रहे हैं ना कि उसकी फिक्र में घुल रहे हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। मुझे लगता है कामयाबी का भी ना बहुत बड़ा बोझ और तौक हमने अपने गलों में डाल दिया है। इट्स ओके टू समटाइम्स मेक मिस्टेक्स एंड बी अ फेलियर। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में ये भी बड़ी एक अनप्रोफेशनल बात है कि अगर आपसे गलती हो गई है तो पहले ही लम्हे अपनी गलती मान लें। हम ना झूठ के पैर नहीं होते, और एक झूठ को छुपाने के लिए हम 100 झूठ बोलते हैं, और अपने लिए वी कीप डिगिंग दैट होल। समत, व्हाट वुड यू से, व्हाई कांट प्रोफेशनल्स इन पाकिस्तान, व्हाई डोंट दे हैव द स्पेस टू एडमिट कि यार गलती हो गई? वन ऑफ दोज रीजंस, उनको लगता है कि अगर वो एडमिट कर लेंगे ना तो शायद उनका जो लेवल है, जो एक पर्सोना अपना सेट किया है, वो नीचे आ जाएगा। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि एडमिट करने से, मैं कल एक सुपर स्टोर में गया। Did you ever make a professional mistake that you admitted to? नंबर ऑफ टाइम्स मैंने अपने आप के साथ, मैं किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहा था,
6 महीने असाइनमेंट था, चौथे महीनों असाइनमेंट ख़त्म हो गया, मैंने HR के साथ एडमिट किया, मैंने कहा जो लास्ट वाली ट्रेनिंग्स थी ना यार, मुझे लगता है मेरा वहाँ पे कंटेंट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना होना चाहिए था, सिंस इट्स एन इंटरनेशनल कंपनी सो आई नीड टू बी दैट ऑथेंटिक। मैं इनफैक्ट कल सुपर मार्ट में था, एक भाई साहब मॉप लगा रहे थे, तो बहुत मॉप लगाते हुए शायद उनका कोई हल्का सा पाँव लगा होगा मेरे पैर को, तो उन्होंने मुझे सॉरी कहा। तो आई वॉज लाइक यार मैंने कह रही है आपके लिए, उसने कहा नहीं आप मुझे क्यों दे रहे हैं। मैंने कहा यार आई वुड लव टू, अगर मेरे पास कुछ और भी हाथ में होता तो मैं वो भी आपको देता, बिकॉज इट्स अमेजिंग दैट यू सेड सॉरी। मतलब हालांकि कोई एक्नॉलेज दैट यू मिस्टेक, हमारे यहाँ यू आर एब्सोल्युटली राइट। और ख़ास तौर पे अगेन फ्रीक्वेंट ट्रैवलर तो ट्रैवल एग्जाम्पल कि जी एक तो जैसे ही प्लेन रुकता है बेचारा सारे लोग खड़े हो जाते हैं, और उसके बाद धक्का देते हुए आपकी कोई चीज़ दूसरे को लग रही है, यू नॉट इवन टीचिंग योर चिल्ड्रन द सिविक सेंस के यार सॉरी बोलो अगर गलती हो गई है। शालीन सॉरी कहना प्रोफेशनली हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल होता है। मेरे ख्याल में वही वाली बात आ जाएगी दोबारा कि अपब्रिंगिंग, ठीक है, अगर हमारी अपब्रिंगिंग इस तरह की हुई है कि हमें सही और गलत की पहचान है और हमसे अगर गलती हो जाती है तो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि बेटा सॉरी बोलना, थैंक यू बोलना, ये बेसिक एथिक्स तो CEO सॉरी क्यों नहीं बोलते, आपका लाइन मैनेजर सॉरी वही वाली बात है ना, इनकी बॉस ने कितनी दफ़ा सॉरी, तो मैं पूरे करियर में कितनी दफ़ा बोला है मतलब वही वाली बात है, मैं अब इस पर क्या बोलूँ, लेकिन ये कि सॉरी जो है वो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पता है कॉन्सेप्ट क्या है, मैं अगर सॉरी बोलूँगी ना तो भाई मैं छोटी हो जाऊँगी, लेकिन हम छोटे नहीं होते सॉरी बोलने से, हम बड़े होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी ये कहा है कि माफ़ करने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। तो बेसिकली ये गलती हो भी जाए तो अगर आप माफ़ी मांग लें और आपको माफ़ कर दे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम इसको ईगो का इशू बना देते हैं। आई थिंक अगर हम इसको दीन के हवाले से ना भी देखें, हम अपने ग्रोथ माइंडसेट से देखें, जब तक आपको ये इदराक नहीं होगा कि आपने कोई गलत डिटूर ले लिया है या आपने समझने में गलती की है या योर परफॉर्मेंस वाज नॉट अप टू द मार्क, यू विल नॉट इवन एनहांस इट, राइट। तो हमें रियलाइज़ होना चाहिए कि सेइंग सॉरी, अपोलोजाइजिंग एंड करेक्टिंग योर मिस्टेक इज़ द मोस्ट प्रोफेशनल थिंग यू कैन डू टू योरसेल्फ। अच्छा, दूसरी आप उर्सा प्रॉब्ली द लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ द शो, ग्रोथ, जस्ट लाइक समद वाज सेइंग कि कंटिन्यूसली पढ़ते रहना, सीखते रहना इम्पॉर्टेंट है, बट वी आर नॉट दैट। हम बड़े बड़े सीनियर होना चाहते हैं और उसके बाद अपनी सीनियरिटी का रोब डालते हैं, बट वी आर स्लोली, मैंने देखा है कि जैसे जैसे हम ज़्यादा सीनियर हो रहे हैं हम ज़्यादा अनप्रोफेशनल होते चले जाते हैं। इज़ दैट व्हाट यू ऑल्सो नोटिस? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ रुक जाती है, और ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि आप कोई एक ट्रेनिंग ले लें, आप कोई किताब पढ़ लें, असल ग्रोथ आती ही यू लर्न मोर फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। ठीक है, क्या आपने उन इंटरेक्शंस एक्सपीरियंसेस से कुछ गेन किया, क्या उनसे कुछ सीखा? So I think it's all about mindset. Thank you so much for that. I wish we could spend more time. Thank you, Samad. Thank you, Charlene. But as you know, Ideas 2024 is opening in Pakistan. We are going to cut to the inauguration ceremony. Inshallah, कल आपसे मुलाकात होती है. खुदा हाफिज़.